आज है सैटरडे 4 अप्रैल 2026 और ये है हमारी नेपाल की तीसरे दिन की शाम। चितवन नेशनल पार्क और 20,000 ताल देखने के बाद हम पोखरा में 5 बजे पहुंचे, मगर हमने यहाँ पे हॉल्ट नहीं किया। हमने फ्यूल स्टेशन पे गाड़ी में डीजल फुल कर लिया, टायर्स में नाइट्रोजन चेक कर लिया और हम निकल पड़े मुक्तिनाथ के लिए। ये रास्ता बहुत ही कठिन रहने वाला है, अपने लद्दाख के जैसे। चलिए ये कहानी देखते हैं आज की व्लॉग में। जब तक हम शहर छोड़कर मुक्तिनाथ के लिए निकले, शाम के 6 बज गए थे। पहाड़ों में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, मगर ये ढलती धूप देखना ये भी एक बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस रहता है। यहाँ पर भी हमारे साथ साथ रिवर बह रही थी। अब तक हम नेपाल में जहाँ जहाँ घूमे हैं, वहाँ पर रोड के साथ साथ रिवर भी बह रही है। कभी राप्ती नदी, कभी बागमती, कभी त्रिशूली। अब तो मुक्तिनाथ के पास हम वर्ल्ड फेमस काली गंडकी नदी देखेंगे। इस पूरे घाट सेक्शन में आपको जगह जगह पर भांसा घर या खाजा घर मिलेंगे, यानी कि रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको हल्का फुल्का स्नैक्स मिल सकता है या फिर लाइट मील मिल सकता है। 8 बजे के आसपास हमने भी बेनी गांव के पहले खाना खा लिया। वही पहाड़ों का सिंपल सा खाना, दाल चावल, सिंपल सी सब्जी और पापड़। अब अंधेरा घना हो चुका था, रास्ते पर एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी और रास्ते भी बहुत ही खतरनाक होते जा रहे थे। यही सही समय था अच्छी सी जगह देखकर, सेफ जगह देखकर गाड़ी पार्क करके सो जाने का। एक स्कूल के बाहर हमने गाड़ी पार्क की। बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, गाड़ी भी चिल हो गई थी, तो हमने रजाई निकाली, ओढ़कर आराम से सो गए। गुड मॉर्निंग। आज है 5 अप्रैल 2026 संडे। हम निकल पड़े हैं मुक्तिनाथ जाने के लिए। रात में हमने गाड़ी में ही 4-5 घंटों की अच्छी नींद ले ली। सुबह 5:30 बजे नींद खुली। उठते ही हमने एक अच्छा सा लॉज देख लिया। यहाँ पर हम दोनों नहा धो के तैयार हो गए, कपड़े चेंज किए और वहीं पे कुछ छोटा सा हल्का सा ब्रेकफास्ट करके हम मुक्तिनाथ जाने के लिए निकल पड़े हैं। और अब बज रहे हैं सुबह के 7। बेनी से 25 किलोमीटर दूर यहाँ इस जगह पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स है। ट्रैवलर्स, स्पेशली ट्रेकर्स यहाँ पर गर्म पानी के कुंड में नहाने का आनंद लेते हैं। यहाँ से मुक्तिनाथ 70 किलोमीटर दूर है और देखते ही देखते हमें ये स्नो कैप माउंटेन्स दिखने शुरू हो गए। इनके पहले दर्शन से तो हम मंत्रमुग्ध हो गए थे। इस हिमालयन रीजन में अलग अलग माउंटेन रेंजेस है, जैसे कि ईस्ट में अन्नपूर्णा रेंजेस, वेस्ट में धवलागिरी रेंजेस और फिर यहाँ पर नीलगिरी हिमाल भी है, फिशटेल माउंटेन्स है। इन सब डिटेल्स में ना पढ़ते हुए हम बस प्रकृति की सुंदरता निहारते जा रहे थे, स्नो क्लैडेड माउंटेन्स देखते जा रहे थे। टेढ़े मेढ़े रास्ते, बाजू से बहने वाली वो काली गंडकी नदी, ये सारा दृश्य तो इतना मोहक था। और बीच बीच में रास्ते में छोटे छोटे से झरने दिख रहे थे। कई बार तो ये जो झरने हैं ये रास्ते पे भी बह रहे थे। छोटी छोटी सी रिवर क्रॉसिंग्स थी और रास्ते देखते ही देखते बहुत ही खतरनाक होते जा रहे थे। रास्ता गीला था, चिकना था, कहीं कहीं पे लैंडस्लाइड्स हुई थी, तो कहीं कहीं पे रास्ता पानी में बह ही गया था। रुकिए, मैं आपको यहाँ के रास्ते दिखा ही देती हूँ। यहाँ पर हमें जो जो रास्ते पसंद आए, थ्रिलिंग लगे, डेंजरस लगे, सीनिक ब्यूटी लगी, उन सब का एक रिकैप मैं व्लॉग के एंड में ऐड करूँगी और मैं श्योर हूँ आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।
चलिए अब काम की बात करते हैं। ये आ गया है चेक पोस्ट। मुक्तिनाथ जाने के लिए आपको अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया प्रोजेक्ट का परमिट लेना अनिवार्य है। ये परमिट या तो आप काठमांडू या पोखरा से ले सकते हो या ऑन द वे जॉनसन के पहले घासा विलेज में जो ACAP का ऑफिस है वहाँ से भी ले सकते हो। और ऑनलाइन का भी ऑप्शन है। इसके लिए आप जो फॉर्म भरते हो उसके साथ आपका आधार कार्ड और एक फ़ोटो देना होता है। आपका UID नंबर फीड करने के बाद आधार कार्ड तुरंत आपको वापस मिल जाएगा और फ़ोटो लगाकर स्कैनर लगाकर आपको प्रिंटेड परमिट मिल जाएगा। अगर किसी के पास फ़ोटो ना हो तो सामने ही स्टूडियो है जहाँ से 10 मिनट में फ़ोटो निकाल कर मिल जाता है। सॉर्टेड। इस परमिट की फ़ी 1000 नेपाली रुपीज़ है और हाँ, यहाँ नेपाली रुपीज़ में ही पेमेंट करना होता है। नेपाल में गवर्नमेंट ऑफिसेस में भंसार निकालते वक्त नेपाली रुपीज़ में ही पेमेंट करना होता है। बाकी सब जगह पर इंडियन रुपीज़ डिजिटल पेमेंट आसानी से चल जाता है। हमने सुना था कि नेपाल में छोटी इंडियन नोट्स ही चलती है, जैसे कि 20, 50, 100 की नोट। 500 की नोट लेने के लिए लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, मगर हमने सब जगह पर 500 की नोट दी और किसी ने भी मना नहीं किया। हम पहुंच गए हैं जॉमसम। ऊपर मुक्तिनाथ में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो अगर किसी का रात में ठहरने का प्लान है तो वो जॉमसम के बारे में ज़रूर सोच सकता है। यहाँ पर अच्छे अच्छे लॉजेस है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, बहुत बढ़िया बढ़िया कैफ़ेज़ है। ये अन्नपूर्णा सर्किट की हैपनिंग प्लेस है। जॉमसम में एयरपोर्ट है। पोखरा से आप डायरेक्टली फ़्लाइट लेकर भी जॉमसम में 20 मिनट्स में आ सकते हो। यहाँ से जीप हायर करके या लोकल बस में आप मुक्तिनाथ जा सकते हो। वैसे काठमांडू या पोखरा से मुक्तिनाथ के लिए हेलीकॉप्टर चार्टर्स भी है जो आपको मंदिर के बिल्कुल पास छोड़ देती है, मंदिर के सीढ़ियों तक। जॉमसम में एक और चेक पोस्ट है। यहाँ पर आपका परमिट चेक होता है, उस पर स्टैंप लगता है और उसके बाद यू आर गुड टू गो। रास्ते तो खैर वैसे ही थे, कभी आसान तो कभी मुश्किल। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ने लगे नज़ारे और भी सुंदर होते जा रहे थे। कभी बर्फीले पहाड़ दिख रहे थे, कभी पहाड़ों पर बादल घिरा रहे थे, तो कभी धूप छा रही थी। ये है डिवाइन काली गंडकी नदी। इसका उगम मुस्तांग रीजन में ग्रेट हिमालयन रेंजेस में होता है, तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर के पास। यहाँ से निकलकर त्रिशूली नदी से मिलकर ये बहते बहते इंडिया में गंगा मैया में समा जाती है। गंडकी नदी एकमात्र है जहाँ पर शालिग्राम पाए जाते हैं। शालिग्राम को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। यहाँ जगह जगह पर दुकानों में शालिग्राम बेचे जाते हैं, मगर हमने खूब सारे यात्रियों को यहाँ पे नदी में शालिग्राम ढूंढते हुए देखा। खुद की पाई हुई चीज़ अलग ही मज़ा देती है। जितने महाकाय यहाँ के पर्वत है, उतनी ही ये नदी भी विस्तीर्ण है। मुक्तिनाथ से 25 किलोमीटर पहले है मुस्तांग डिस्ट्रिक्ट का मारफा विलेज, एक ट्रेडिशनल हिस्टोरिक विलेज। यहाँ के वाइट वॉश स्टोन के घर और नैरो स्ट्रीट्स देखने लायक है। यहाँ के बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज और घरों में लगे हुए लहराते प्रेयर फ्लैग्स इस गांव को एक स्पिरिचुअल लुक देता है। ट्रेकर्स को और जिन्हें अलग अलग कल्चर ट्रेडिशंस देखना पसंद है, उनके लिए ये 400 साल पुरानी
थकाली सेटलमेंट ज़रूर पसंद आएगी। हम कागबेनी पहुंच गए हैं। इस चेक पोस्ट से नीचे का मोड़ लोमान तक जाता है और ऊपर का मोड़ हमें लेके जाता है मुक्तिनाथ। मुक्तिनाथ यहाँ से बस 15 किलोमीटर दूर है। जैसे जैसे हम एलिवेशंस पे चढ़ रहे हैं वैसे वैसे लैंडस्केप्स बदलते जा रहे हैं। बाहर हवा भी बहुत ज़ोर से चल रही है, ठंड भी बहुत ही ज़्यादा है और मारफा विलेज में तो टेम्परेचर 0 डिग्री था। इस व्यू पॉइंट से एक बार चारों तरफ का नज़ारा देखते हैं। ये आ गया मुक्तिनाथ में वेलकम करने वाला गेट। अब यहाँ से मुक्तिनाथ सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। ये वी हैव रीच्ड टू मुक्तिनाथ। मस्त, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। मुक्तिनाथ से हम बस 4 ही किलोमीटर दूर थे और यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया। 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, मगर गाड़ियाँ बिल्कुल ही हिल नहीं रही थी। आगे कहीं तो लैंडस्लाइड हुई थी और वो रास्ता क्लियर होने में कह रहे थे कि कम से कम 5 बज जाएंगे। धीरे धीरे एक एक गाड़ी ने रिटर्न जाने का फैसला कर लिया। हमने भी परिस्थिति का अंदाज़ा लेकर सोच लिया ऊपर जाने में कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अब हम दर्शन कर नहीं पाएंगे। हमने भी किसी तरह से गाड़ी को आगे पीछे करके गाड़ी को मोड़ लिया और रिटर्न जाने के लिए निकले। पहाड़ों में कई बार ऐसे होता है, मौसम अचानक बदल जाता है, कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाती है या फिर और भी कुछ डिफ़िकल्टीज आ सकती है और आपको आपके प्लान्स चेंज करने पड़ते हैं। मगर कोई बात नहीं, हमारी जर्नी बहुत सुंदर थी। हमने यहीं से भगवान विष्णु को प्रणाम किया और फिर हम पोखरा के लिए निकल पड़े। 12,500 फीट ऊंचाई पर बना हुआ दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक मुक्तिनाथ का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर की 365 सीढ़ियाँ हैं जो आप 15 से 20 मिनट में चल के जा सकते हो। सीढ़ियाँ छोटी छोटी है, ग्रेडेड है और हाँ, यहाँ पर आप घोड़े या पोनी से भी जा सकते हो। मंदिर में 108 पवित्र जलधाराएं हैं। शालिग्राम का मंदिर भी है। मुक्तिनाथ में रात में ठहरने के लिए बहुत सारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ है, आप शॉपिंग भी कर सकते हो, मेडिकल सेंटर्स है, हेल्प डेस्क है। इतने रिमोट जगह पर होकर भी यहाँ पे सारी सुविधाएं अवेलेबल है। रिटर्न जर्नी हमें उसी रास्ते से करनी थी जहाँ से हम आए थे, मगर फिर दोपहर के 1:30 बजे के दरमियान अचानक से एकदम क्लाइमेट चेंज हो गया। अंधेरा छाने लगा और धीरे धीरे करके बारिश की बूंदें गिरने लगी। थोड़े ही टाइम में अच्छी खासी बारिश होने लगी। पूरा क्लाइमेट चेंज हुआ था,
जो हमने सुबह देखा था वो नज़ारे बदल गए थे। कुदरत के करिश्मों को देखते हुए हम सोच रहे थे कि आज दिन रहते ही हम पहाड़ों से नीचे उतर जाएंगे और जल्दी पोखरा पहुंच जाएंगे। ये सब दिमाग में चल ही रहा था तो आगे जाके हमको फिर एक बार ट्रैफिक जाम लग गया। गाड़ियाँ आमने सामने आने की वजह से ये ट्रैफिक लग गया था। यहाँ पर भी अब भी क्लियर होगा, अब भी क्लियर होगा, ऐसे कहते कहते हम पेशेंटली बैठे रहे और कुछ कर भी नहीं सकते थे। अपोजिट साइड से एक एक करके गाड़ियाँ आ रही थी, वो देख के हम अपना टाइम पास कर रहे थे। ऐसे ही करते करते 2 घंटे कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला और फिर शाम के 5:30 बजे ये ट्रैफिक क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पर नैरो रोड पर गाड़ियाँ एक दूसरे के सामने आ गई थी और उस वजह से ये हमारे 2 घंटे बर्बाद हो गए थे। खैर, पहाड़ों में ऐसी चीज़ें तो होती ही रहती है, इसीलिए हमें अपने हाथ में कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेके ही चलना पड़ता है। बस इसके बाद में कोई मुश्किल नहीं आई। एक बढ़िया एडवेंचरस रोड ट्रिप का मज़ा लेते लेते हम पोखरा पहुंच गए। अच्छे से होटल में चेक इन करके हमने आज के दिन को शुभ रात्रि कहा। अरे हाँ, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि व्लॉग के एंड में इस सारी जर्नी का, रोड्स का एक रिकैप डालूंगी। बस आप वो रिकैप देख के जाइएगा, आपका प्यार बरसाते रहिएगा और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा।